जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ई बुक की तरफ से आप लोगों के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का MPS 003 इंडिया एंड डेमोक्रेसी डेवलपमेंट का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम यूनिट 1 द लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट और यूनिट 2 द डिबेट ऑन आइडियल मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम यूनिट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आज का क्लास में करेंगे। तो आपके लिए पहले दो ऐलान। इंडिया ई बुक के तरफ से आप लोगों के लिए एक किताब लॉन्च किया जा रहा है, जो है MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के लिए होगा। इसमें पहले जो सभी चैप्टर है उनका सामारी कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर जो इग्नू का किताब का सॉल्व क्वेश्चन है वो सब रहेगा, कैसे एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के लिए लिखना है, मतलब सजेस्टेड आंसर। फिर आपका जो पास्ट 7 अटेम्प्ट्स है उसका भी सॉल्व आंसर मिलेगा इस किताब में। और एक ऐलान है कि मतलब जो पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स है इसका मतलब एक फ़ाइल बनाया गया है PDF इंडिया बुक की तरफ से। इसमें आप चारों पेपर फर्स्ट ईयर का एक साथ मिल जाएगा। 6 अटेम्प्ट, पास्ट 6 अटेम्प्ट का क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पास्ट 6 अटेम्प्ट्स वाला, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है इस चैप्टर में एक नज़र पे देख लेते हैं। यूनिट 3 कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर आउटलुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम देखेंगे द प्रीएम्बल उद्देशिका भारतीय संविधान का, फिर द राइज ऑफ पीपल, फिर द राइट्स ऑफ पीपल, मतलब वही फंडामेंटल राइट्स पकड़ लीजिए। यहाँ पे हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक वही करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे DPSP द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। उसको हम लोग जो पार्ट में करेंगे। जैसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया गया है, इनको मतलब किस चीज़ के लिए दिया गया था, मतलब 6 मतलब प्रकार बनाया गया है, 6 डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे कि कॉमन गुड और लाइफ डिग्निटी के लिए कुछ मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाया गया था, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया था लॉ को बढ़ावा देने के लिए, कुछ इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, कुछ वर्कर के राइट्स के लिए, कुछ फॉर चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शन के लिए, कुछ बनाया गया था एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के लिए। तो बस ये यहाँ तक ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे आखिर में, जैसे कि हर क्लास में हम लोग देखते हैं इग्नू का क्वेश्चन पेपर, जो एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। फिर पास्ट 6 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर कौन सा क्वेश्चन आया है पास्ट 6 अटेम्प्ट्स में यूनिट 3 से, इसका भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए, इसका डिस्कशन भी होगा। तो जुड़े रहिए इंडिया बुक के साथ, और आपका पेन पेपर पेंसिल नोटबुक जो चाहिए आप कलेक्ट कर लीजिए। हम हमारा कक्षा का शुभारंभ करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज़ द हाईएस्ट लीगल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स गवर्नमेंट। जो संविधान होता है किसी भी देश का, वो सबसे बड़ा कानूनी और राजनीतिक दस्तावेज होता है किसी भी गवर्नमेंट का। इट ऑल्सो एम्बॉडीज द स्टेटमेंट ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल एज लॉफुली एस्टैब्लिश। वह क्या करता है, एक जो पीपल है उन लोगों का भी एक राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ए सिग्निफिकेंट पॉइंट अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड रेदर देन पास्ट ओरिएंटेड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्यूचर को देख के ही बनाया जाता है, फ्यूचर में हमें इस रास्ते से बढ़ना है। इसका पूरा डायरेक्ट एग्जाम्पल है आपका DPSP, ठीक है। फ्यूचर में कैसा बढ़ना है, स्टेट को क्या क्या करना है अपने जो इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल जो होता है आपका राइट, उनको प्रोवाइड करने के लिए, वही सभी तो DPSP में दिया हुआ है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिस्टोरिकली whenever a constitution has been framed it has followed a revolution। मतलब इतिहास से ये वाला बात जुड़ा हुआ है। जब भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है तभी मतलब कुछ क्रांति हुआ है, इसके वजह से ही ऐसा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। जैसे अमेरिका में दुनिया का पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था 18th सेंचुरी में, USA में 1789 पे, तभी वहाँ पे भी ब्रिटिश रोल था, ब्रिटिश का कॉलोनी था USA का इंडिपेंडेंस के आज़ादी के बाद। तो वहाँ पे भी
एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत जल्दी प्रिपेयर हो गया था, बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन था। वहाँ पे मतलब उन लोगों ने राइट भी ऐड नहीं किया था, वो मतलब ब्रेक किया था ब्रिटिश का जो मोनार्कियल कॉलोनियल रूल था यूएसए के ऊपर, वही कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रेक किया था। पहला कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया का, 1789 पे हुआ था। लेकिन उसके मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उसके 2 साल के अंदर ही, विद इन 2 ईयर्स, तो यूएसए ने 10 अमेंडमेंट्स पास कर दिया था, जिसमें मतलब उन्होंने तो पहले राइट्स को नहीं घुसाया था, फिर उन लोगों को ख्याल आया कि राइट्स को देना चाहिए, पीपल का राइट्स, तभी उन लोगों ने एक बिल ऑफ राइट्स करके एक बिल पेश किया। तो ऐसा 10 अमेंडमेंट्स हुआ 2 सालों में। इन 2 सालों में जो 10 अमेंडमेंट्स हुआ है उनको ही बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। यही जो बिल ऑफ राइट्स है, यही से मतलब हमारा भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आया है। और साथ ही साथ यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन और एक था यूएसए का मैग्ना कार्टा। तो यूएसए का यूके का मैग्ना कार्टा, वहाँ पे क्या हुआ था, जो किंग का तो अथॉरिटी था, तो किंग के पास पूरा पावर था, तो किंग कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन किंग ने कुछ मैग्ना कार्टा ऐसा मतलब ऑर्डर दे दिया था कुछ मतलब इलाइट क्लास के बिजनेसमैन लोगों को, कि उनके लिए कुछ स्पेशल राइट है सब, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स, यही दोनों है हमारा भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका सोर्स कह सकते हैं आप। ठीक है। द यूएसए द अफर्मेटिव एक्शन इन फेवर ऑफ द वर्कर सेक्शंस ऑफ द पीपल वाज लीगली वैलिडेटेड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट ऑन द पीपल्स वेलफेयर। तो आयरलैंड जो है, आयरलैंड वो भी मतलब यूरोप में लोकेटेड है। उन लोगों ने मतलब डायरेक्टिव प्रोवाइड किया था, कुछ डायरेक्शन दिया था गवर्नमेंट को, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डायरेक्शन देता है गवर्नमेंट को, ऐसा ऐसा आप लोग करना, मतलब सोसाइटी के पीपल के वेलफेयर के लिए। तो इसको ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है। और भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंदर आता है, वो वाला आयरलैंड से ही लिया गया था। तो आयरलैंड भी खुद ने ही लिया था, मतलब भारत ने आयरलैंड से लिया था, लेकिन आयरलैंड वो जो डायरेक्टिव है उसको मतलब स्पेन से उठाया था, लेकिन भारत ने वही आयरलैंड वाला फॉलो किया। ठीक है। हमारा अगला जो है वो है आउटलुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आउटलुक क्या है? द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटेन हेराल्डेड ए न्यू एरा। तो क्या हुआ था यूएसए में भी, जब डीकोलोनाइजेशन हुआ था, कॉलोनी का ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है उसका ख़त्म हुआ था, भारत ने ही ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, वो ब्रिटिश का रूल को ख़त्म करके एक नया युग का शुरुआत करके दे दिया। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इट एस्टेब्लिश्ड ए रिपब्लिकन डेमोक्रेसी इन द प्लेस ऑफ मोनार्कियल एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पहले रिपब्लिकन डेमोक्रेसी को फॉर्म किया भारत में, और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी जो ब्रिटिश का मोनार्कियल, जो एक मतलब राजा का बेटा राजा, वहाँ पे तो क्राउन का रूल था, आप लोगों को पता है। मैंने पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, 1857 का जो सिपाही म्यूटनी हुआ था, उसके बाद 1858 में कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मतलब पावर उसको एबोलिश कर दिया गया था, और जो डायरेक्ट मतलब इंडिया का मतलब कंट्रोल चला गया था ब्रिटिश काउन के हाथ पे। तो ब्रिटिश काउन मतलब वही मोनार्की है उनका, उनका फैमिली ट्रेडिशन है, तो क्राउन्स बोलते थे उनको। तो ये मोनार्कियल एम्पायर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वही है ब्रिटिश काउन। फिर इंडिपेंडेंस तक भारत का, जब तक आज़ादी नहीं हुआ था तब तक ब्रिटिश काउन के हाथ पे ही था भारत का कंट्रोल। ठीक है। Expectedly, the Indian Constitution inherited the world trend through the experiences of the people during the freedom struggle. The Indian Constitution retained the liberal democratic framework but broadened the scope of the governmental intervention with a view to promoting social reform and welfare. मतलब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबरल मतलब डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता था, जो कि गवर्नमेंट को कहता था कि जो कुछ मतलब पॉलिसी बनाए, जो पॉलिसी मतलब सोशल सोसाइटी को रिफॉर्म करे, सोसाइटी का वेलफेयर करे और ओवरऑल डेवलपमेंट करे सोसाइटी का। देयर वाज प्रोहिबिशन ऑन द स्टेट टू वायोलेट द राइट्स एंड इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स।
द राइट्स दैट वर एसेंशियली ऑफ निगेटिव करेक्टर। तो जो मतलब स्टेट के ऊपर मतलब प्रोटेक्शन दिया गया था, मतलब स्टेट मतलब जो राइट्स है और इक्वलिटी है सिटीजन का, उनको मतलब वायलेट कर नहीं कर पाए, ऐसा प्रोवाइड करता था, प्रोहिबिट करता था स्टेट को वायलेट करने से। मतलब क्या हुआ, एक्चुअली क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली सभी पावर किसको देता है, सभी पावर गवर्नमेंट को देता है, मतलब स्टेट को देता है। तो स्टेट कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, वो मतलब राइट्स प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को, जो कि मतलब स्टेट के नज़र पे निगेटिव है, और पॉजिटिव बात नहीं है स्टेट के लिए। यहाँ पे मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे स्टेट का पावर कम होता है, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में मतलब जो सिटीजन्स है उन लोगों को राइट्स दिया जाता है। तो इसके कारण स्टेट का पावर यहाँ पे मतलब निगेटिव राइट्स है वो स्टेट के लिए निगेटिव इन करेक्टर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एडॉप्टेड द आयरिश मॉडल ऑफ इशूइंग पॉजिटिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर मेजर्स। अभी अभी मैंने जो बोला इंट्रोडक्शन में, भारत ने आयरलैंड, आयरिश मतलब आयरलैंड वाला मॉडल, आयरिश मॉडल कहा जाता है, आयरलैंड वाला जो मॉडल था डीपीएसपी का, वही लिया था भारतीय को मतलब वेलफेयर मेजर को प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारा पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है द प्रियम्बल, उद्देशिका भारतीय संविधान का। एवरी लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए प्रियम्बल आर्टिकुलेटिंग इट्स स्पिरिट। तो सभी मतलब डेमोक्रेटिक संविधान का एक मतलब उद्देशिका होना चाहिए जिसको ड्राफ्ट किया जाता है। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैड स्टेटेड द नोबल एम्स ऑफ द पॉलिटी। The first point that needs mention is that according to the preamble, it is we, the people of India, who is the Constituent Assembly of India, adopted, enacted, and gave to ourselves this constitution। तो भारत का जो प्रियम्बल है संविधान का, वो पहला लाइन ही कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, उन वो लोग मतलब ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन खुद के लिए एडॉप्ट कर रहे हैं, एनेक्ट कर रहे हैं, और खुद के लिए मतलब दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, नॉट फ्रॉम द ग्रेज ऑफ एनी एक्सटर्नल सॉवरेन। मतलब जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, तो इंडिया में ही ऐसा है। और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1789 पे, दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, वो आपका यूएसए का पार्लियामेंट को कहा जाता है सीनेट। तो सीनेट सुप्रीम होता है यूएसए में, लेकिन भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होता है, भारत का में सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। देयरफॉर इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक sovereign country. India is also a republic. It does not recognize any hereditary rule। मतलब वंश परंपरा तरीके से कोई रूल को रिकॉग्नाइज कर नहीं करता है भारतीय संविधान। The democratic character of the state is ensured by the right of the people to elect the first chambers of the Union Parliament and state legislative assemblies on the basis of adult franchise। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आने से एडल्ट फ्रेंचाइजी के नीचे मार्क करके आइएगा। तो पहले जो इलेक्शन होता था, एक्चुअली इलेक्शन शुरू हो गया था भारत का आज़ादी से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, क्राउन रूल जो था तब इलेक्शन, लेकिन तब जो इलेक्शन होता था उसमें सिर्फ 15% लोग ही वोट कर पाते थे। मतलब जो मतलब भारत का जो एडुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी है, उसका एक सीलिंग लिमिट था, वो लोग ही सिर्फ वोट करते। लगभग पकड़ लीजिए इंडिया में तभी 33 करोड़ पीपल्स थे, सिटीजन थे, तो उनमें से लगभग 15% ही वोट कर पाते थे, बाकी 85% जो गरीब थे वो लोग मतलब वोट नहीं कर पाते थे। ठीक है, और अभी का जो सिस्टम है एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें क्या होता है, जो जिनका एज 18 ईयर्स से ऊपर हो गया है वही वोट कर पाए, जैसे कि अभी चल रहा है, तो इसको एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइजी पहले, एडल्ट फ्रेंचाइजी में एज जो लिमिट था वो 18 ईयर्स नहीं था, पहले आपका 21 ईयर्स था। तो 61st अमेंडमेंट जब हुआ, 61st अमेंडमेंट से ये वाला चेंज आया है, 18 ईयर्स किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एवरी
resident adult citizen of sound mind and not legally barred on grounds of crime, corruption or illegal practice is entitled to be registered as a voter. जो भी मतलब सिटीजन है, भारत का रेसिडेंट है, भारत में रहता है, रेसिडेंट का कुछ रूल है, तो और जो मतलब कोई क्राइम नहीं किया तो वोट कर पाएगा इलेक्शन में, ऐसा कहना है हमारा संविधान का जो आर्टिकल 326 है। ठीक है, तो आर्टिकल 326 हमें वोट देने के बारे में, वोटिंग पावर कह सकते हैं, प्रोवाइड करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोमिसेस टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हमारा प्रीएम्बल में डायरेक्ट बात बताया गया था, जो प्रीएम्बल में लिखा गया था, जो जस्टिस प्रोवाइड करे, कौन सा जस्टिस प्रोवाइड करे, 3 तरह के जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, 3 तरह का न्याय क्या आ जाता है इसको न्याय। पहला है सोशल, सामाजिक न्याय, अर्थनैतिक न्याय एंड राजनीतिक न्याय। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन अभी जो प्रीएम्बल जब बना था तभी मतलब सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था। 1976 में इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट थे, तभी 42nd अमेंडमेंट आया था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता था। बहुत सारा चेंज किया था इंदिरा गांधी जी ने, मतलब अनबिलीवेबल चेंज कर दिया था। और इसको मतलब काउंटर रिजर्व भी किया गया था, मतलब उसको वो एगेंस्ट, मतलब जो मतलब इंदिरा गांधी जी 42nd अमेंडमेंट करने के बाद उनका गवर्नमेंट हार गया था इलेक्शन पे। फिर जनता दल का गवर्नमेंट आया 44th अमेंडमेंट में, वही जो इलीगल थे उनको फिर से ठीक किया गया, ठीक मतलब रिवर्स किया गया था। तो तभी मतलब 1976 में 3 वर्ड जोड़ा गया था प्रीएम्बल में। क्या क्या था ये तीनों वर्ड? सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीनों वर्ड जोड़ा गया था, लेकिन ये 44th जो अमेंडमेंट था इसमें मतलब इसको रिवर्स नहीं किया गया, ये तीनों वर्ड अभी भी है। ठीक है, ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, प्रीएम्बल। और एक बात सुनिए, जब एग्जाम में आए प्रीएम्बल, आप लोग मतलब प्रीएम्बल पूरा सा लिखिएगा। एक्चुअली जो भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, प्रीएम्बल आप लोगों को, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, आप लोगों को प्रीएम्बल आना चाहिए। पूरा प्रीएम्बल लिखिएगा। प्रीएम्बल का क्वेश्चन आने से, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to the constitute into sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो इसको ऐड कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में, जब भी प्रीएम्बल के बारे में पूछे तो। अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं, द राइज ऑफ पीपल। The significance of the universal adult franchise can never be overstressed. The British had introduced an elective system of legislative India until the coming into the force। अभी जो मैंने बोला, तो पहले जो इलेक्शन का तो पहले से ही शुरू हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, तभी जो 15% लोग ही वोट कर पाते थे, जो लोग मतलब जिनका ज़्यादा प्रॉपर्टी हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, सिर्फ वही। बाकी जो 75% जो पुअर पीपल है वो लोग मतलब वोट नहीं कर पाते थे। उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइजी आया। ठीक है, फिर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली मेड द पीपल द अल्टीमेट मास्टर्स ऑफ देयर डेस्टिनी बट इट ऑल्सो मेड देम इक्वल। मतलब पीपल को अल्टीमेट मास्टर्स नहीं बनाता है एक भारत का संविधान, यह सबको इक्वल बनाता है, किसी को भी अल्टीमेट मास्टर्स नहीं बनाता है डेस्टिनी का। ठीक है, द ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम फ्रेगमेंटेड बाय रिलीजियस एंड इथनिक डिफरेंसेस एंड sterified by caste lost its legitimacy. Individual human beings became the fundamental units of the polity. All political and economic rights were granted to the individual. At the same time, some cultural rights were granted to the minority groups. फिर हम देखते हैं राइट्स ऑफ पीपल, जो हमारा भारत का संविधान का पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 15 तक है,
इसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, सभी पर्सन के लिए और सिर्फ सिटीजन के लिए। जो सभी पर्सन के लिए है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन मतलब फॉरिनर उनको भी मिलता है, और जो अदर है वो सिर्फ सिटीजन को ही मिलता है। तो देखते हैं लिस्ट पूरा क्या क्या है। ये एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है राइट्स, देखिए आप आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ऐसे एग्जाम में राइट्स वाला क्वेश्चन आने से ये लिखना है आप लोगों को। जब भी लिखेंगे राइट को दो प्रकार के डिवाइड किया जाता है, ये 15, 16, 19, 29, 30, ये जो फॉरिनर्स है उन लोगों को नहीं मिलता है। सिर्फ यही पाँचों जो नॉन सिटीजन है उनको नहीं मिलता है, सिर्फ सिटीजन को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग एक चार्ट बनाए हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए राइट साइड में जो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सब है हमारा सिर्फ सिटीजन के लिए, और बाकी जो 14, 20, 21, 21 है ये सब जो है लेफ्ट साइड में, ये मतलब दोनों के लिए है। और जो सिटीजन है उनको इस चार्ट में जितना भी राइट है सभी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ नॉन सिटीजन है उनको सिर्फ लेफ्ट वाला जो है वही मिलेगा। मतलब राइट वाला जो पाँच है राइट साइड पे जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 है, ये जो नॉन सिटीजन है इनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों किया गया, इसको हम एक एक करके ये पांचों राइट पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। पहला है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी किन किन पांच क्षेत्रों में दिया है, रिलीजन, पंथ, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो पकड़ लीजिए, जो हमारा ताजमहल का जो विजिट का फीस है, टूरिस्ट लोग जो आते हैं घूमने के लिए, टेररिस्ट नहीं टूरिस्ट, तो टूरिस्ट तो उनके लिए इंडियन जो है जो सिटीजन है भारत का उनके लिए पकड़ लीजिए 20 रुपये है, और जो फॉरिनर्स है उनके लिए 500 रुपीज़ है, इंडियन करेंसी पे बोल रहा हूँ मैं। तो जो फॉरिनर्स है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा आर्टिकल 15 को लेके, अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 15 को लेके और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता, देखिए यहाँ पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 15 बोलता है भारत में किसी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, प्लेस ऑफ बर्थ के लिए, मेरा जन्म यूएसए में हुआ इसके लिए मैं फॉरिनर हूँ, इसके लिए मतलब मुझे वो 20 रुपीज़ में ही ताजमहल घूमना का फीस मेरे लिए भी 20 रुपीज़ हो, इंडियन के लिए जितना हो। लेकिन जो संविधान जिन लोगों ने बनाया था वो लोग बहुत चालाक थे, उन लोगों ने ये सब 15 आर्टिकल 15 हटा के रख दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अरे भैया आपके लिए आर्टिकल 15 नहीं है, आर्टिकल 15 सिर्फ भारतीय के लिए है। जो भारत में जन्म लेंगे, भारत यूनियन में जन्म लेंगे, उनको ही ये वाला राइट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए ही ऐसा अलग किया गया है। फिर देखिए आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पकड़ लीजिए कश्मीर का कुछ रिक्रूटमेंट चल रहा है आर्मी का, वहाँ पे मतलब चला है पाकिस्तान का लोग, और वहाँ पे मतलब ज्वाइन कर ले, और बोले मतलब हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो होगा क्या, कोई फॉरेनर से वो पाकिस्तान का आदमी वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगा, मिलना चाहिए क्या। तो आर्टिकल 16 उसको उनको फॉरेनर्स को परमिट ही नहीं करता है भारत का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। नहीं तो भारत का जो यूपीएससी का लोग है, कैटर है, यूपीएससी आईएएस जो होते हैं, आईएफएस जो होते हैं, वो फॉरेनर्स आके भर जाते और भारत का अपने तरीके से चलाते। इसलिए जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने आर्टिकल 15, 16 दोनों को सिर्फ सिटीजन के लिए बनाया। और भी है आर्टिकल 19 जो हम लोगों को बहुत सारा राइट प्रोवाइड करता है, जैसे स्पीच और एक्सप्रेशन का, कोई भी मतलब भारतीय कुछ भी बोल सकता है, फॉरेनर नहीं बोल सकता है भारत में। फिर असेंबल हो सकता है किसी भी जगह पे विदाउट आर्म्स, फिर किसी भी जगह पे लैंड पर परचेज करके रह सकता है, फिर कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है प्रोफेशन और बिजनेस ऑक्यूपेशन, है मतलब फॉरेनर्स लोगों को अवेलेबल नहीं है। फिर है आर्टिकल 29 जो प्रोटेक्शन करता है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब यहाँ पे दोनों माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी और रिलीजियस मतलब पंथ वाला माइनॉरिटी, दोनों माइनॉरिटी। फिर आर्टिकल 30 ये भी सिर्फ सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पकड़ लीजिए, ये 30 वाला मैं समझा के देता हूँ। पकड़ लीजिए बाहर से कुछ मतलब माइनॉरिटी लोग, पकड़ लीजिए इंडिया में क्रिश्चियन लोग माइनॉरिटी है, तो बाहर का जो क्रिश्चियन सोसाइटी है वहाँ से वो लोग आ गए और आके यहाँ पे मतलब स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए बाहर से आके।
नहीं होगा। इंडिया का जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो लोग ही सिर्फ खोल सकते हैं, यही बोल रहा है। फॉरिनर्स आके ऐसे नहीं खोल सकते, ठीक है। और इधर वाला जो लेफ्ट साइड में दिया गया है आर्टिकल 14 से लेके 20, आर्टिकल 14 है यहाँ पे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सभी के लिए समान है, यही। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यहाँ पे 3 प्रकार का मतलब दिया जाता है, मतलब किसी भी मतलब व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। उसके बाद उसका मतलब जब उन्होंने उसने कुछ मतलब गलती किया, तो गलती के टाइम में जो सज़ा था वही मिलना चाहिए उसको। उसके बाद अगर मान लीजिए पहले जब गलती किया था तब सज़ा था उसका मतलब 8 साल उम्र कैद, लेकिन 5 साल बाद उसका सज़ा चेंज होके मतलब वो हैंग्ड हो गया, मतलब फांसी हो गया। तो उसको फांसी नहीं दिया जाएगा, उसको पुराना जो उसके उसने जब क्राइम किया उस टाइम पे जो सज़ा था वही प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आर्टिकल 29 ये सबसे मतलब इस तो इतना बड़ा आर्टिकल है, सभी मतलब राइट्स इसमें समा जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 86 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 ए आया है 2002 पे, जिसके आप लोग सभी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन RTE। पहले राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये नहीं था, हमारा फंडामेंटल राइट्स में DPSP पे था, वैसे इधर लाया गया 2002 पे बाई 86 अमेंडमेंट। आर्टिकल 30 सॉरी आर्टिकल 22 ये कुछ मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो कुछ मतलब अरेस्ट होने से मतलब ऐसा मतलब प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करता है। फिर आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन इन ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। फिर फोर्स लेबर जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन लोगों के चाइल्ड लेबर कहते हैं फैक्ट्री में, माइन में, उनका प्रोहिबिट करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखना चाहिए, इसको प्रोवाइड करता है। फिर आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। फिर आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फिर आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। फिर आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये वाला दोनों प्रकारभेद है। फिर हमारा अगला जो है वो देखते हैं, नेचर ऑफ द राइट्स। राइट्स का नेचर क्या है? राइट्स आर निगेटिवली फ्रेम्ड, तो एक्चुअली निगेटिव ही है स्टेट के लिए, मतलब वो ह्यूमन सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड, कुछ पॉइंट्स दिया गया है जैसे कि द राइट्स आर निगेटिव इन द फॉर्म एज इज मच दे रेस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज फ्रॉम वायोलेटिंग दिस राइट, मतलब जो स्टेट है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है इनको वायोलेट करने से। तो राइट क्या है? एक निगेटिव करेक्टर है स्टेट के लिए। वाइल मोस्ट ऑफ दिस राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट, तो सभी जो राइट्स है वो स्टेट के अगेंस्ट है, लेकिन दो राइट्स है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है। कौन कौन सा? आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी वाला है, और है आपका आर्टिकल 29 जो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, ये दोनों सोसाइटी के अगेंस्ट पे है। वाइल द मोस्ट ऑफ द राइट्स आर प्रोवाइडेड, सभी राइट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअल को, लेकिन कुछ राइट्स है वो ग्रुप्स को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आर्टिकल 27 वो मतलब ग्रुप के बारे में बोलता है, और 29-30 अभी हम लोगों ने किया था, सिर्फ सिटीजन को मिलता है 29 और 30। इसमें सिर्फ भारतीय सिटीजन जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला, दोनों माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उन लोगों को ही मिलता है। तो ये दोनों माइनॉरिटी जो है, ये क्या एक आदमी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है क्या? माइनॉरिटी तो एक ही ग्रुप में होगा ना, तो ये ग्रुप के बारे में बोल रहा है। फिर अगला जो है, मोस्ट ऑफ द राइट्स आर कंडीशनल अपॉन कंसिडरेशंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, डिसेंसी एंड वेलफेयर ऑफ सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। इन इंडिया practice of untouchability by the members of the upper caste is directly an offense against the constitution। तो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना जो हाई क्लास लोग हैं, अपर क्लास लोग हैं, उन लोगों के द्वारा एक ऑफेंस है, ठीक है। सिमिलरली जो वायलेशन है राइट्स, माइनॉरिटीज़ का राइट का अगर कोई वायलेशन किया जाए किसी भी मेंबर के द्वारा, मेजोरिटी मेंबर जो है कम्युनिटी में उनके द्वारा, तो ये भी एक प्रकार का ऑफेंस है, ठीक है। अगला जो है, इट इज़ द डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द सोशल राइट्स ऑफ द दलित्स। दलित्स मतलब जो शेड्यूल कास्ट से
तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल राइट्स प्रोटेक्ट करना दलित लोगों के लिए और आदिवासी लोगों के लिए। आदिवासी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। इसीलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा मतलब सपोर्ट करता है SC ST एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ लोगों को। ये आप लोग मतलब तोषण नहीं कह सकते, ये एक्चुअली माइनॉरिटीज़ लोग कम है ना, इसलिए ऐसा मतलब पॉसिबल मतलब ऐसा करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होगा, माइनॉरिटीज़ लोग कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं जाएगा पार्लियामेंट में, तो उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, इसलिए ऐसा ही प्रावधान बनाया गया। पकड़ लीजिए बहुत सारे क्रम ग्रुप है आदिवासी का, ट्राइबल का, उनका कोई नेता नहीं गया पार्लियामेंट में, तो कौन सोचेगा उनके बारे में। सेम पकड़ लीजिए किसी रिलीजन पकड़ लीजिए, जैन का सबसे मतलब माइनॉरिटी भारत में कोई रिलीजन है तो जैन है मेरे ख्याल से। तो जैन का कोई मतलब तो पार्लियामेंट में कोई आदमी तो नहीं हो है, मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो कोई जैन नहीं है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, या फिर जो आदिवासी ट्राइबल एरिया है, साउथ वाले बहुत सारा इंडिया में ट्राइब्स है, तो कौन मतलब ट्राइबल अगर नहीं गए अभी, तो मतलब बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है शायद मुर्मू जी, जो हमारा द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल प्रेसिडेंट होंगे पहला भारत के, अगर जीत गए तो हम लोगों को पता होगा न्यूज़ में। तो इसके लिए ज़रूरत है, उनका मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए उनको ज़्यादा फैसिलिटी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। इसको आप तुषन जो बोलते हैं उसको नहीं, उसको आप तुषन नहीं बोल सकते, मतलब फेवर करना नहीं बोल सकते, एक्चुअली वो लोग कम है, फेवर नीडेड है। Finally, constitutional acknowledgement of groups as well as individuals is the result of the rather unhappy communal history of the country. Thus, the structure of the rights in the Indian Constitution envisated an active role of the state in bringing forth social transformation. तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP बोलेंगे, DPSP। तो पार्ट 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है वो पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन और भी हमारा राइट्स है जैसे इकोनॉमिक राइट्स और हमारा सोशल राइट्स, वो पार्ट 3 प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इसके लिए पार्ट 4 बनाया गया है। तो पार्ट 4 हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो पार्ट 3 जो है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पार्ट 3 हम बेसिकली जो राइट्स प्रोवाइड करता है 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। इनको आर्टिकल के वाइज हम लोगों ने पढ़ लिया है थोड़ी देर पहले, अभी हम ग्रुप वाइज देखेंगे। जैसे कि पहले है राइट टू इक्वलिटी, इसमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयशन आर्टिकल 23 से 24, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, फिर आता था पहले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसको हटा दिया गया है, अभी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इसको 300A में डाल दिया गया है, मतलब फंडामेंटल राइट्स से बाहर कर दिया गया है। 300A आर्टिकल में है अभी ये वाला, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये वाला जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका किसी भी राइट मतलब आप वायलेट किया स्टेट ने, तब आप मतलब डायरेक्टली कोई भी आपका राइट वायलेट करे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भारत का जो दिल सुप्रीम कोर्ट मतलब बहुत दूर है, तो अब और एक प्रावधान किया गया, आप मतलब 226 लेके हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल हमारा पार्ट 4 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, वो कवर करता है DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, जो कि हम लोगों को इकोनॉमिक एंड सोशियल राइट्स प्रोवाइड करता है। जो हमारा सामाजिक राइट्स और हमारा जो अर्थनैतिक राइट्स है वो प्रोवाइड करता है DPSP। तो DPSP क्या है, ये एक्चुअली एनफोर्सेबल नहीं है, आप उसके लिए मतलब कोर्ट में केस नहीं कर पाओगे जाके, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने से आप केस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, होम असाइनमेंट, आप मतलब DPSP और जो फंडामेंटल राइट्स है इसके बारे में एक डिफरेंस खुद बनाइए और खुद के लिए बना के रखिए, और अगर वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा व्हाट्सअप नंबर पे आपका आंसर मतलब इमेज फ़ोटो लेके आप भेज दीजिएगा इंडिया ई बुक के व्हाट्सअप नंबर पे।
ठीक है, हम चेक करके बता देंगे। फिर अगला जो है टॉपिक, तो कैसे कैसे जो हमारा जो डीपीएसपी है उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। बहुत सारा डीपीएसपी से, जैसे आर्टिकल का से 36 से शुरू हुआ है, फिर 51 तक गया है। तो हम लोग एक एक करके, मतलब आर्टिकल वाइज नहीं देखेंगे, हम ग्रुप वाइज देखेंगे। पहले देखेंगे कॉमन गुड एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी के लिए क्या क्या बनाया गया। तो कौन सा आर्टिकल कॉमन गुड एंड के लिए बनाया गया है, वो हम लोग ग्रुप वाइज, मतलब आर्टिकल 38 बनाया गया है इसके लिए। तो आर्टिकल 38 जो है वो कॉमन गुड एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी के लिए बना है। और आर्टिकल 36 से मैं शुरू करता हूँ। आर्टिकल 36 जो है वो स्टेट का डेफिनेशन देता है। आप लोगों ने आर्टिकल 12 भी स्टेट का डेफिनेशन देता है। फंडामेंटल राइट्स में स्टेट मतलब क्या है वो 12 बोलता है। और डीपीएसपी के लिए जो स्टेट का डेफिनेशन है वो आर्टिकल 36 बताता है। ये डेफिनेशन सिर्फ डीपीएसपी के लिए ही है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए है। आर्टिकल 36 स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 37 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। फिर आर्टिकल 38 जो है हमारा कॉमन गुड और लाइफ ऑफ डिग्निटी के लिए जो है वो हम लोगों को, मतलब कुछ प्रमोशन वेलफेयर, मतलब जो हमारा जस्टिस है, जो 3 प्रकार का जस्टिस मिलता है, इनको प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसको प्रोवाइड किया जाए। और आर्टिकल जो 39 है वो प्रोवाइड करता है स्टेट को कुछ, मतलब लाइवलीहुड सिटीजन के लिए, मतलब अच्छे तरीके से जीना, इसे इसको ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 39। ये आप लोग एक एक बार रीड कर लीजिएगा। आर्टिकल 38 एंड 39 यही दोनों कॉमन गुड एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी के लिए दिया गया है। फिर इन द स्पेयर ऑफ लॉ, लॉ के लिए दिया गया है आपका आर्टिकल 39A। तो 39 का ए जो है वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, उसमें ऐड किया गया था 39A। उसमें फ्री लीगल एड, जो मतलब कानूनी मतलब सहायता प्रोवाइड करना लोगों को, ये आर्टिकल 39A के द्वारा किया गया था। उसमें मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को ऐड किया गया था। फिर लॉ के फील्ड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोगों को सभी को पता होगा, आर्टिकल 44। उसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50। जो हमारा जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव है उन दोनों को सेपरेट करना है, आर्टिकल 50 कहता है। फिर जो विलेज पंचायत के बारे में आर्टिकल 40, यही है हमारा लॉ के फील्ड में। ठीक है, अगला जो ग्रुप है वो है इकोनॉमिक फील्ड में। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स, मतलब इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया। पहले है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 गिव्स द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में, मतलब कुछ दशाओं में स्पेसिफिक, जैसे कि पकड़ लीजिए, मतलब ओल्ड एज, सिकनेस, डिजेबलमेंट, इन केस में स्टेट मतलब कुछ प्रोवाइड किया, पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, इकोनॉमिक असिस्टेंट प्रोवाइड करे। जैसे मतलब आपका एज हो गया, ओल्ड एज पेंशन, वो इसके लिए जो डीपीएसपी है इसके द्वारा ही बनाया जाता है। ओल्ड एज पेंशन देता है ना स्टेट गवर्नमेंट। फिर आपका सिकनेस या डिजेबलमेंट में इसका कानून भी हर स्टेट में अलग अलग है। वो अपना स्टेट मतलब यहाँ पे जो हमारा भारत का छोटा राज्य है उनका अलग अलग कानून है। डीपीएसपी में जो भी टॉपिक है वो हर एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। भारत में अभी 28 स्टेट से एंड 8 यूनियन टेरिटरी से, तो हर स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है वो कैसे लागू करे या ना करे। इसका हम एक शराब वाला एग्जाम्पल से देखेंगे। रुकिए, द स्टेट शैल रिगार्ड, सॉरी, उसके बाद है हमारा आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसको इंक्रीज करना स्टेट का ड्यूटी है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, वो भी स्टेट का ड्यूटी है। उसके बाद जो हमारा इंटॉक्सिकेटिंग जो मटेरियल, हार्मफुल ड्रग्स है, जो ह्यूमन लिक्योर है, वो मतलब एक स्टेट में बैंड है। जैसे पता है आपको, बिहार में, गुजरात में जो शराब है वो बैंड है, लेकिन बाकी स्टेट में चल रहा है, वो उनका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, राइट्स ऑफ वर्कर्स के राइट के लिए भी बहुत सारा मतलब दिया गया है जो डीपीएसपी में। आर्टिकल 43 पहला मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करता है। मैटरनिटी रिलीफ आप लोगों को पता होगा, जो प्रेगनेंसी के
टाइम में जो कुछ कानून होता है, इसलिए देखिएगा हर स्टेट का मैटरनिटी का मतलब जो एक्ट है अलग अलग प्रोविजन है हर स्टेट का। ठीक है, आर्टिकल 43 प्रोवाइड करता है मैटरनिटी वाला, और एक है आर्टिकल 43 है, वो प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। आर्टिकल 43 ए को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उस अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। फिर अगला जो है हमारा फॉर चिल्ड्रेन एंड वीकर सेक्शन, तो बच्चों और वीकर जो सेक्शन है उन लोगों के लिए क्या क्या डीपीएसपी है, जैसे आर्टिकल 45 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। यहाँ पे मतलब जो जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मतलब 6 ईयर के छोटे छोटे, उनको मतलब बेसिक मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 46, तो आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, तो ये आर्टिकल 46 बोलता है। फिर इन द स्पेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट के लिए हमारा आर्टिकल नंबर 48 जो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर हमारा है आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 बोलता है जो हमारा एवरी मोनूमेंट जो होता है, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल जो प्लेस होता है, जैसे कि हमारा देखिए जो हमारा जो जैसे आप पकड़ लीजिए जो हेरिटेज साइट होता है उनको प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। फिर है हमारा 48 ए को भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। 48 ए जो है वो प्रोटेक्ट करता है इम्प्रूव एनवायरनमेंट को एंड सेफगार्ड करता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। इस 48 ए के अंडर ही हमारा जो वाइल्ड लाइफ का एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस 48 ए के अंदर ही आया था। 48 ए जो डीपीएसपी है इसके मतलब अकॉर्डिंग वो वाला एक्ट पास किया गया था जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 वाला। फिर हम इग्नू का बुक का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द वर्ल्ड्स परसेप्शन राइट्स दैट सर्व्ड एज द बैकग्राउंड ऑफ द राइट्स एम्बोडिड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू व्हाट एक्सटेंट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल। ये हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है वही, उसके बाद जो आउटलुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद है व्हाई प्लेज do the people have the Indian Constitution? What place do the people have in the Indian Constitution? तो पीपल को मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, किस प्लेस में रिप्रेजेंट किया गया है, इसके बारे में लिखना है। तो द राइज ऑफ द पीपल जो पॉइंट था वही वाला पॉइंट, उसको आप लोग राइट्स ऑफ द पीपल के बाद आप राइट्स भी लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप थोड़ा सा मतलब आउटलुक लिखेंगे आउटलुक वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट लिखना राइज ऑफ पीपल, फिर थोड़ा सा डीपीएसपी और उसके बारे में लिख देना थोड़ा सा। व्हाट आर द निगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने जो आपके लिए एक चार्ट बनाया था वो निगेटिव और पॉजिटिव वाला, तो कौन कौन सा निगेटिव है और कौन कौन सा पॉजिटिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट्स है। तो कौन कौन सा निगेटिव है, जो फंडामेंटल राइट्स है सभी मतलब स्टेट के लिए निगेटिव है। ठीक है, और कौन कौन सा पॉजिटिव है, बाकी जो स्टेट लोगों को जो फंड जो है वही सभी पॉजिटिव ही है, जो मतलब उनको प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट कैसे द राइट्स ऑफ द इंडिया ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल्स, क्या क्या राइट प्रोवाइड करता है। तो वो वाला राइट जो राइट का नेचर है वो लिखना है, दोनों मिला के आप लिख लीजिएगा। राइट वाला हम लोगों ने किया था, वो दोनों साइड का जो इंडिविजुअल को सिर्फ दिया जाता था 5 राइट था, आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। फिर हाउ मच ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल एग्जिस्ट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वही लास्ट वाला जो हमारा 6 ग्रुप में डिवाइड किया था यही वाला लिखना है इसमें। व्हाट आर द राइट्स, वहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट छूट गया था, व्हाट आर द राइट्स टू ऑफ द ग्रुप्स,
तो ग्रुप्स का याद है क्या, कौन कौन सा था, 4 का लास्ट पार्ट देखिए, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द ग्रुप्स, तो ग्रुप्स का क्या क्या राइट था याद कीजिए, आर्टिकल 27, आर्टिकल 29 और 30, ये तीनों था ग्रुप्स का, ये वाला लिखना है, तीनों राइट आप लिखिएगा, ठीक है। अभी हम पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पे पास्ट ईयर 6 अटेम्प्ट मतलब जून 2021 से लेके दिसंबर 2018, मतलब दिसंबर 2018 से लेके जून 2021 तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया है दिसंबर 2020 में, यूनिट 3 से, critically examine the role of the parliament in the socio-economic transformation of India। जब भी आप लोग सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, राइट्स हो, सोशियो इकोनॉमिक देख लेंगे, तभी आप लोग समझ जाइएगा डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सोशियो इकोनॉमिक ही राइट प्रोवाइड करता है। और जब भी आप पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, तभी फंडामेंटल राइट्स, एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा घुमा के लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी घुमा फिरा के वही 6 पॉइंट जो हम लोगों ने अभी अभी किया वही लिखना है। लास्ट वाला डीपीएसपी वाला जो 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है वही लिखना है। सोशल चेंज के लिए क्या क्या किया, इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ डीपीएसपी, तो सोसाइटी के लिए क्या क्या क्या, सभी तो सोसाइटी के अंदर ही है। 6 वाला जो पर्सपेक्टिव है, जो चाइल्ड के लिए, जो इकोनॉमी एनवायरनमेंट के लिए, सभी तो सोसाइटी के अंदर ही पड़ता है ना। तो सोशल चेंज के लिए क्या क्या किया, ठीक है। उसके बाद फिर दिसंबर 2018 में आया, एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज गाइडलाइंस टू द स्टेट टू ब्रिंग अबाउट द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए क्या, इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, डीपीएसपी वाला लास्ट वाला, तीनों अटेम्प्ट में, हर मतलब दिसंबर का सभी अटेम्प्ट में ट्रेंड पूछ रहा है। ऐसा मत सोचिए सिर्फ दिसंबर में आएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कीजिएगा डीपीएसपी एटलीस्ट कीजिएगा, और एफआर और डीपीएसपी का जो बेसिक डिफरेंस है वो याद करके जाइएगा, ठीक है। और आज का कक्षा यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। आशा करता हूँ आज का कक्षा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इंडिया बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।